सर नमस्कार, हमें इंटरव्यू देने के लिए। आज हम जो बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं फ्रांस में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में। आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी उस पर क्या सोच है, क्या आप फ्रांस सरकार के साथ हैं या उनको किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं, या फिर उसमें आपके कुछ अपने ओपिनियन जो हैं। देखो, फ्रांस सरकार के साथ में हम नहीं अकेले, दुनिया का हर वो व्यक्ति, हर वो देश फ्रांस के साथ में है जो आतंकवाद से लड़ रहा है और जो इस्लाम को समझता है। इस्लाम को समझने के लिए अपनी नज़रों से आप इस्लाम को नहीं समझ सकते हैं। इस्लाम को समझना है तो इस्लाम की नज़र से आप इस्लाम को समझ सकते हैं। क्योंकि दुनिया भर में जब अभिव्यक्ति की बात होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है, तो इस्लामिक लोग जो हैं वो अपने लिए अभिव्यक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन उनके यहाँ किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। ये अगर इस्लाम को समझना है तो आप ये समझना ही पड़ेगा। लगभग 1400 साल पहले जिस कबीले का, जिन लोगों का, जिन मजहबी लोगों को एक गांव नहीं था, आज उनके दुनिया भर में 57 देश हैं। तो 57 देश उनकी आइडियोलॉजी के कारण नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसमें लोग प्रभावित होकर के जा रहे हैं। तो तलवार के बल पर, भय के बल पर उन्होंने 57 देश बनाए हैं। लेकिन अब 58 वाला देश नहीं बन रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब तलवार के बल पर ये किसी को नहीं बना सकते, लेकिन भय के बल पर ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं जी। और वो भय दिखाने का काम ही ये फ्रांस में उन्होंने किया है जी। जो पीछे जब मैगजीन में छपा था तब भी उन्होंने कई लोग मार दिए थे। जब शिक्षक ने वहां पर वृत्तचित्र दिखाया तो शिक्षक को मार दिया। अब जब फ्रांस ने कहा कि हम फ्रांस में किसी भी प्रकार का आतंकवाद, किसी भी आतंकी घटना को हम सहन नहीं करेंगे और इसका माकूल जवाब देंगे, तो सारी दुनिया में इस्लामिक लोग, मुसलमान और आतंकी जिहादी प्रकार के लोग वो इस्लाम वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति का फोटो सड़कों में डालकर कुचलते हुए दिखाई पड़े। तो कम से कम इनके अंदर ना मानवीयता है और ना ही उनको आदमी कहना चाहिए, मानव कहना चाहिए। हमारे देश में कभी एक राक्षसों की और दानवीय प्रकृति की एक कल्पना होती थी। अगर आप तुलना करके देखेंगे तो कम से कम ये तुलना इनके साथ फिट होती है। और इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हर काल में होते हैं, लेकिन एक बात अंतिम समझना चाहिए, अंत में जीत सत्य की होती है। सत्यमेव जयते, ये ब्रह्म वाक्य है। ये जो दानवीय प्रकृति के और राक्षसी प्रकृति के लोग होते हैं, इनकी शक्ति कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अंत में इनको पराजित होना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है जी। ये मान करके चलना चाहिए। हम फ्रांस के साथ हैं, हम आतंकवाद के विरोध में हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य यह है कि यही यूरोप है जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करता था, इनको स्पेस देता था अपने यहां रहने के लिए। लेकिन हमें पता है ये तो सपोले हैं, सांप हैं, जो अपने बच्चों को ही खा जाता है, वो किसी का क्या होगा। हमारी कहने की बात उन्होंने मानी नहीं है, लेकिन जाके पाए न जाए बिवाई, ताका जाने पीड़ पड़ाई। मतलब भारत इस सारे आतंकवाद से हमेशा जूझता रहा है, इसलिए हमें इनकी मानसिकता पता है। अब यूरोप को पता चल गई है। मुझे लगता है बहुत दिन दूर नहीं है जब इनको कोई भी देश अपने यहाँ शरण नहीं देगा, और अगर जाएगा भी तो निर्दयता पूर्वक उसको भगाने का हर देश काम करेगा। ये भविष्य हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, उस घटना के बाद भी सर एक लेडीज को उन्होंने भी हेडेड, यानी उनका गला काट दिया। घटना के बाद भी टर्की और पाकिस्तान जिस तरह से खुलकर सामने आ रहे हैं और वहां पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे कि पूरा इस्लाम एक तरफ एकत्रित हो चुका है? आपने खिलाफत आंदोलन सुना था जी भारत में, जी। स्वतंत्रता के पहले का? जी। स्वतंत्रता के पहले वहां के खलीफा को, वहां के राजा को अंग्रेजों ने मार दिया था। टर्की में मारा तो भारत में उत्पात किया इन्होंने। भारत में इन्होंने महिलाओं के बलात्कार किए, इन्होंने आगजनी की, बेदर्दी से लोगों को मारा। जबकि टर्की के बादशाह, टर्की के खलीफा का भारत से कोई लेना देना नहीं है। तुम भारत में, तुमको आराम से स्पेस दिया गया, तुम आराम से रहिए, लेकिन इनकी ये नियति में नहीं है, इनकी सोच में नहीं है। ये इस्लामिक इनका राजनीतिक अभियान है, ये राजनीतिक आंदोलन है, ये इनके प्रैक्टिस में है, ये इनकी शिक्षा में है। तो इसलिए
गुड मुसलमान और बैड मुसलमान कुछ नहीं होता है। मुसलमान एक ही है और वो अपने कुरान के हिसाब से चलता है और वही उसका दृष्टिकोण है, उसी ढंग से वो चलता है, उसी ढंग से वो चलेगा। और जो लोग उनको अपने ढंग से देखते हैं वो बार बार मात खाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। जी सर, एक बात बताइए, देखिए मुंबई के अंदर जैसे ही फ्रांस में सब कुछ घटित हुआ, मुंबई के अंदर पोस्टर लगा दिए गए रोडों पे। एआईएमएम की एक प्रवक्ता है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि जो इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बोलेगा उसका गर्दन काट दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अब भारत को सचेत होने की आवश्यकता है या फिर किस तरह से इस जो इश्यू है उसको टैकल करना चाहिए? देखो, भारत पहले से सचेत है। भारत इनको 1000 साल से झेल रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के हजारों हजार मंदिर तोड़े हैं, उनकी मूर्तियों को ध्वस्त किया है। आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में 200 साल पुराना कोई मंदिर ढूंढ के निकाल दीजिए, क्या कोई मंदिर नहीं था? ये इन्होंने देश, तो हम इनसे पूरी तरीके से विज्ञ हैं, हम इनको जानते हैं। और चूंकि हमारी सहिष्णुता का जो परिमाण है बहुत ज्यादा है, और हम उस देश के हैं जिसमें कृष्ण पैदा हुए, हम कृष्ण के अनुयायी हैं ना जी। तो जब तक आदमी 100 पाप नहीं करता तब तक हम गर्दन नहीं उठाते हैं, लेकिन 100 पाप करने के बाद भी छोड़ते भी नहीं है। उसके लिए आपने मुजफ्फरनगर देखा होगा, उसके लिए आपने अहमदाबाद देखा होगा। उस 100 पाप करने के बाद जब घड़ा भर जाता है तब मुजफ्फरनगर और अहमदाबाद होता है, और तब ये हाथ जोड़ते नजर आते हैं। इसलिए भारत को समझने में कोई दिक्कत नहीं, भारत इनके विषय में जानता है और भारत भली बात परिचित है कि ये आतताई लोग हैं, इनके अंदर मानवीयता नाम की कोई चीज नहीं है, ये किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, ये यहाँ तक कि कुरान की बात भी नहीं मानते हैं, ये हदीस की बात भी नहीं मानते हैं। और मुझे लगता हो सकता है इनकी यही शिक्षा हो। हदीस में कहते हैं कि आप रास्ते पर आपको नमाज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये रास्ते में नमाज करते हैं। ये कहते हैं कैमरे के सामने नहीं बैठना चाहिए, ये कैमरे के सामने बैठते हैं। ये वो सब काम करते हैं जो इनके धर्म ग्रंथ मना करते हैं, लेकिन ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। जी सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जब बात आती है इस्लाम की और इनसे जुड़े हुए तथ्यों की, तो अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर राहुल की हत्या कर दी जाती है, फरीदाबाद के अंदर निकिता की हत्या कर दी जाती है धर्मांतरण के ऊपर ही, और सरकार जो है वो एक टर्म है जो एक मुस्लिम वर्ड है उसको कहने से बचती है आज के टाइम पे भी कि माइनॉरिटीज के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो उस इश्यूज को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये कौन कहता है कि माइनॉरिटीज के विषय बोलना नहीं चाहिए? जब अभिव्यक्ति की आजादी है तो वो अल्पसंख्यकों की है और बहुसंख्यकों की है। फिर मुसलमान तो अल्पसंख्यक है भी नहीं। ये टेक्निकल टर्म भी उनके साथ लागू नहीं होता है। वो केवल भारत में एक तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है और वोट बैंक बनाए रखने के लिए लोग विरोध करते हैं। वोट बैंक के नाते हमारे देश के राजनीतिक इतना गिर जाते हैं कि दुश्मन देश के साथ खड़े हो जाते हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, वो चीन के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन भारत की जनता बहुत सजग हो गई है। अब ये 1947 के बाद ये 70 साल हो गए हैं। 70 साल में हमारी जनता बहुत समझदार हो गई है और वो समझती है कि ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग ऐसे हैं नहीं, उनके विषय में अगर एक चोर आदमी को आप ईमानदार ईमानदार बोलेंगे तो पब्लिक जिसको समझ गई है चोर है, तो जो ईमानदार बोल रहा है पब्लिक अपने आप उसको चोर मानना शुरू कर देती है। इसलिए इनके विषय में अब सारी देश की जनता और अब दुनिया भी जानने लगी है। अमेरिका में इन्होंने जो ट्विन टावर के साथ किया, मुंबई में जो इन्होंने किया, और ये कहते हैं कि हमारे पैगंबर को अगर कोई कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा तो हम उसका गला काट देंगे। तो निकिता ने कौन सा किसी का अपमान किया था? और राहुल ने आदर्श नगर में कौन सा अपमान किया था? और दूसरा राहुल कीर्तिनगर में उसने कौन सा अपमान किया था? सूरत में वो एक सज्जन थे जो अपने पत्नी के साथ व्यभिचार होने को रोक रहे थे एक मुस्लिम से, उसने कौन सा उनके पैगंबर का अपमान किया था? देश में सैकड़ों घटनाएं ऐसी घट गई जहां गला रेत दिया, उन्होंने कौन सा अपमान किया था? तो इनका कोई सिद्धांत इनके साथ लागू नहीं होता। ये केवल बोलते हैं, ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये लोगों को समझने की आवश्यकता है। जी सर, आप इसमें मीडिया की टर्मिनोलॉजी को किस हिसाब से देखते हैं कि जो मीडिया है कई बार दो भागों में बढ़ जाती है इस सिरे को लेके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, भारत में प्रारंभ में वाम पंथ का एक बड़ा जोर रहा है और मीडिया में चूंकि सरकार कांग्रेस की थी और जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से ये पत्रकार निकलते हैं उसमें बड़े परिमाण पर वामपंथी पत्रकार निकले और वामपंथी पत्रकारों को ही उन्होंने पारितोषिकों से नवाजा। तो जो पारितोषिक पाता है, जिसको मीडिया आगे बढ़ाता है, वही चेहरा बनता है। तो चेहरा बड़ा बन जाना इसके मामले वो पत्रकार हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो लोग गलत दिशा में काम करते रहे, हमेशा देश विरोधी
चीजों के साथ खड़े रहे। वो भारत के गलत इतिहास को सही इतिहास सिद्ध करने के लिए इतिहासकारों के साथ मिलकर वो काम करते रहे। लेकिन देश में एक बड़ा वर्ग है जिसको स्पेस नहीं मिला, वो पहले भी था, उसकी बात को दबा दिया जाता था। वो पत्रकार है, देशभक्त भी है और देशद्रोही भी है, मैं तो दोनों शब्द कहता हूं। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान को अच्छा कहते थे, आतंकवादियों को अच्छा कहते थे, उन पत्रकारों की पिछले वर्षानुवर्ष मौज रही है। लेकिन अब उनका स्पेस कम हो गया है। अब एक शासन बदला है, कम से कम ये राष्ट्र पर कोई समझौता नहीं करने वाली सरकार के कारण अब जो पत्रकार राष्ट्रवादी मानसिकता रहते हैं, देश की मानसिकता रखते हैं, जो जमीन के साथ जुड़े हुए पत्रकार हैं, जो वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनका स्पेस बड़ा है और वो लोग दिखाई पड़ते हैं। तो अब आपको दो धड़े इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो धड़ा जो वास्तव में जमीन के साथ जुड़ा हुआ था लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता था, वो इस समय आगे आ गया है, इसलिए दो धड़े दिखाई पड़ते हैं। अदरवाइज तो वो पहले ही थे, क्योंकि दोनों प्रकार की मानसिकता के लोग हर काल में रहते हैं, हर समय रहते हैं, पहले भी थे, लेकिन उनको स्पेस नहीं था, आज उनको स्पेस मिला है। जी सर, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि फ्रांस की इस घटना से किस किस तरह का सबक लेना चाहिए अन्य देशों को भी? देखो, मैं अगर एक लाइन में बोलूं तो लोगों को इजराइल बनना पड़ेगा और अब उस दिशा में देश जाना शुरू कर देंगे, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के देश हैं, चाहे एशिया के लोग हैं। जो भी आतंकवाद से इन लोगों से त्रस्त है, वो अब इजराइल की टेक्नोलॉजी क्या है उसकी एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी उनको, और वो लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आप ये सारे पासा उल्टा दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत डरपोक होते हैं लोग। ये एक बेसिक चीज है। तो लोग जब इस प्रकार की मानसिकता लेकर इनके सामने खड़े हो जाएंगे तो ये अभियान रुक जाएगा। जब तक लोग गुड और बैड में पड़े रहेंगे तभी तक इनका खेल चलेगा। जी सर, अपने देश के अंदर अगर हम आते हैं तो कुछ एक सेकुलरिज्म की बातें आ जाती हैं बहुत सारी, तो उस टर्मिनोलॉजी को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से आप लोगों को सेकुलर मानते हैं? नहीं, देखो, भारत में ये तो ऐसी ही बात होगी जैसे कोई ईमानदार आदमी हो और एक झूठा आदमी उसको ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा हो कि नहीं, देखो सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात भारत में की जा रही है, ये इसी टर्म में की गई। ये तो हिंदू है। ये भारत वो देश है जिसने केरल में भारत की सबसे पहली मस्जिद जो बनी थी वो मंदिर में बनी थी। किसी राजा ने उनको मंदिर, चेरावन मंदिर जो था वो इनको दिया था, उसमें उन्होंने मस्जिद बनाई थी। ये वो देश है जो स्वभाव से सेकुलर है। अगर स्वभाव से सेकुलर नहीं होता तो पाकिस्तान में मुसलमान त्रस्त है, बांग्लादेश में मुसलमान त्रस्त है, मुस्लिम देशों में मुसलमान त्रस्त है। भारत में वो आज भी गला काट रहा है। अगर 80% आबादी जिस देश में बहुसंख्यकों की हो और वहां पर ये गला काट, उन्हीं का गला काट रहे हैं, तो इससे बड़ा धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और निरपेक्ष समाज कहाँ होगा? तो ये देश अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इंदिरा जी ने वो एक शब्द संविधान में, वो सेकुलर शब्द डाला था, डालने की जरूरत नहीं थी। ये स्वभाव से है। और वास्तव में जो लोग सांप्रदायिक हैं, जो जातिवादी राजनीति करते हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, वही धर्मनिरपेक्षता का ढिढोरा पीटते हैं। बाकी स्वभाव से ये देश धर्मनिरपेक्ष है, उसको ये पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं।